हेलो एंड वेलकम टू ल्यूसिड कॉन्सेप्ट्स। दिस इज अंशु और इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता क्या है, कौन रिलीज करता है, कब से रिलीज किया जाता है, कौन सा ये नंबर था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का। तो ये सारा कुछ देखेंगे। फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे और भारत की रैंकिंग क्या थी 2022 में 2021 में और अभी क्या रैंकिंग है उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि ये जो इंडेक्स है ये किस तरह से कंपाइल किया जाता है, क्या मैकेनिज्म होता है इंडेक्स बनाने का। फिर क्राइटेरिया देखेंगे कि किस क्राइटेरिया पे बेस्ड ये लोग नंबर 1 या नंबर 50 इस तरह से रैंक करते हैं। और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये पब्लिश किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये एक इंटरनेशनल एनजीओ होता है, इंटरनेशनल एनजीओ है मतलब। और रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर्स भी कहते हैं इसको। देखिए जो साइंस होता है उसका मतलब होता है विदाउट, फ्रंटियर्स मीन्स होता है बॉर्डर्स। तो इसीलिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को आरएसएफ भी कहते हैं शॉर्ट में। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये एक जनरल सा पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। और ज्यादातर आपको ये आरएसएफ ही दिखेगा, इसका ब्रीफ फॉर्म आरडब्ल्यूबी नहीं दिखेगा। फिर ये 2000 से रिलीज किया जाता आ रहा है और ये एनुअली रिलीज किया जाता है। हर साल ये 3 मई को रिलीज करते हैं क्योंकि 3 मई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है। कोई भी डे हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं, ताकि उसके प्रति जागरूकता फैला सके। तो ये 3 मई को रिलीज किया जाता है और इस बार जो है ये 20वां वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था। तो ये सारी पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे आप ध्यान में रख सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है ये स्टैब्लिश किया गया था 1985 में, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस में, फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस, ओके। एंड पूरी दुनिया में 13 सिटीज में इसके ऑफिसेस हैं। और इसके करेस्पॉन्डेंट्स की अगर बात करें, रिपोर्टर्स, एक्सपर्ट्स एंड करेस्पॉन्डेंट्स, तो वो पूरे 130 कंट्रीज में फैले हुए हैं। अब इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्या करते हैं उस कंट्री में, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। तो रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर्स ये प्रमोट करता है मीडिया फ्रीडम को, पूरी दुनिया में मीडिया फ्रीडम को प्रमोट करता है। और पूरे 180 कंट्रीज, पूरी दुनिया के 180 कंट्रीज के बीच असेसमेंट करता है ये। तो ये कितने कंट्रीज को इंक्लूड करता है, 180 कंट्रीज को, ठीक है। उसके बेस पे ये नंबर 1 नंबर 180 रैंक करता है, ठीक है। और इसके फंक्शन के बारे में हमने पहले ही देख लिया। ये 150, देखिए भारत की जो रैंक है ना वो बहुत ही खराब है इस वक्त, 150 पोजीशन पे है भारत, जबकि पिछली बार ये 142 पे था। तो इस बार हम सीधे 8 रैंक नीचे चले गए। अब देखिए होता क्या है कि जो रैंक है ना जितना ज्यादा आएगा उतनी खराब परफॉर्मेंस है। जो नेगेटिव टाइप के इंडेक्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव टाइप के, नेगेटिव। यहाँ पे आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो ऑब्वियसली आप ये बात करें कि किस कंट्री में कितना प्रेस फ्रीडम है। तो आपकी रैंकिंग अगर बहुत ज्यादा है, मतलब 150 है, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस काफी खराब है। सो ये है कि 150 है, इसका मतलब हमारा जो परफॉर्मेंस है बहुत ही खराब है प्रेस फ्रीडम के मामले में। अब इस पे नहीं जाएंगे कि ये जो रैंकिंग है किस हिसाब से किया गया है, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान है उसकी रैंकिंग हमसे कम ही है, 145 है। और हम सभी जानते हैं कि वहां पे कितना प्रेस फ्रीडम है। एनीवेज उस चीज की डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक अलग है। सो देखिए जो कंट्रीज होती हैं उनके लिए कुछ कैटेगरीज होती है, जैसे कि रैंक 1 पे है, रैंक 1 से लेके रैंक 10 तक, फिर 10 to 50, इस तरह से कुछ कैटेगरीज बनाए जाते हैं। और उस कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है रैंकिंग के जो कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि गुड सिचुएशन, सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन, नोटिसेबल प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट सिचुएशन एंड वेरी सीरियस सिचुएशन। अब जैसे कि किसी का रैंक 1 है तो वो आएगा गुड सिचुएशन में, ऑब्वियसली। किसी का रैंक 160 है तो वो आएगा वेरी सीरियस सिचुएशन में। भारत भी है वेरी सीरियस सिचुएशन में और पिछली बार भी था। सो ये कैटेगरीज हैं कुछ, ओके। अब ये जो इंडेक्स है इसको कंपाइल कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है इस इंडेक्स को। तो इसका जो मैकेनिज्म होता है, देखिए जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं ना वो कुछ क्वेश्चंस रेडी करते हैं और उन क्वेश्चंस को ये भेजते हैं, इनके जो रिपोर्टर्स हैं पूरी दुनिया भर में, जो इनके एक्सपर्ट्स हैं उनको भेजते हैं ये। और उस कंट्री के रिपोर्टर्स, उस कंट्री के एक्सपर्ट्स और इनके अपने एक्सपर्ट्स, ये दोनों मिलकर असेस करते हैं, मिलकर जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर करते हैं। तो इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये जो स्टेप 1 है इसको बोला जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। नाउ
स्टेप 2 होता है क्वांटिटेटिव डेटा। अब जो भी क्वेश्चंस उनसे पूछा गया है, इन क्वेश्चंस के बारे में आगे देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा, कि वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटेटिव डेटा किस तरह से, कि वहां पे कितना ज्यादा वायलेंस हुआ है जर्नलिस्ट के प्रति, कितने सारे जर्नलिस्ट मारे गए हैं, कितने लोगों के प्रति कोई कंप्लेंट फाइल किया गया है। तो ये सारी चीजें मतलब जो जर्नलिज्म है वहां पे खतरे में तो नहीं है क्या, उन पे अटैक किया जा रहा है। तो ये होता है क्वांटिटेटिव डेटा, जो कि पूरे 1 साल का निकालते हैं ये लोग कि कितने सारे जर्नलिस्ट के साथ बुरा हुआ है, और इन दोनों को ये फिर मैच करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही रैंकिंग होती है। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप से होते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए, जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है इनका प्लूरलिज्म होता है। मीन्स वहां पे एक ही टाइप के आइडिया, एक ही टाइप के व्यूज, एक ही टाइप के थॉट्स को तो नहीं प्रमोट किया जा रहा है। वहां पे प्लूरलिज्म होना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अगर किसी एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रिलीजन से रिलेटेड ही लेते हैं, अगर आप हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हो तो सारे मीडिया चैनल हिंदुइज्म को प्रमोट करने लगेंगे, वहां पे वेरियस रिलीजन्स हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां पे प्लूरलिज्म होना चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वो सभी मामलों पे बात करनी चाहिए। ये नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है उनके बारे में तो बहुत तारीफें हो रही हैं और जो अपोजिशन है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जा रहा है। इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। किसी एक पार्टी के फेवर में तो बहुत बातें हो रही है मीडिया चैनल पे और दूसरे पार्टी को पूछा भी नहीं जा रहा है, तो इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। ये होता है प्लूरलिज्म। मीन्स प्लूरलिज्म है कि नहीं, होना चाहिए प्लूरलिज्म। फिर दूसरा, मीडिया इंडिपेंडेंस। मीडिया किस हद तक जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कॉर्पोरेट के कंट्रोल में है, कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। ये होता है मीडिया इंडिपेंडेंस। किस हद तक मीडिया जो है वो अपने खुद के डिसीजंस, खुद के न्यूज, किस हद तक वो मतलब इंडिपेंडेंट है खुद के न्यूज को दिखाने के लिए। फिर मीडिया एनवायरनमेंट किस तरह से, देखिए जो एक कंट्री है वहां पे एग्जांपल लेते हैं कि एक कंट्री है वहां पे एक मीडिया हाउस जो है वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करता है, उसी के फेवर में बात करेगा और बहुत सारी तारीफें की पुल बुनते रहता है, ठीक है। और दूसरा लेते हैं ऑपोजिशन, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो ऑपोजिशन के बारे में बातें करेगा, ऑपोजिशन को अच्छा दिखाएगा और ये रूलिंग पार्टी को खराब दिखाएगा। तीसरा होगा न्यूट्रल। तो वो क्या करेगा, वो जो भी न्यूज है उसको ही बताएगा, उसको ना तो कॉर्पोरेट से कोई लेना देना, ना ही जो है गवर्नमेंट से लेना देना, हालांकि ऐसा होता नहीं है। फिर इसको बोलेंगे हम मीडिया एनवायरनमेंट, कि वहां पे मीडिया एनवायरनमेंट कैसा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे मीडिया हाउस जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे न्यूट्रल है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट, तो वहां का मीडिया एनवायरनमेंट किस तरह से है, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज में आप देखेंगे कि सारे मीडिया हाउसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। इवन आप हमारे आसपास भी ऐसा देख सकते हैं, आपको आइडिया होगा। फिर सेल्फ सेंसरशिप, देखिए ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मीडिया पर्सन्स होते हैं उनको क्या करना होता है, कोई न्यूज अगर वो बता रहे हैं तो उनको क्या मतलब, अगर वो कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उनको देखना पड़ता है कि कहीं वो ऐसा बोल देंगे तो कहीं कुछ ब्लंडर ना हो जाए, ठीक है, कहीं उनपे कुछ खतरा ना हो जाए, या फिर कहीं उनके खिलाफ कोई एक्शन न ले लिया जाए, इवन जो सही न्यूज है वो दिखाने के बाद भी। तो ऐसे में क्या होता है कि उनको एडिट करना पड़ जाता है, कुछ चीजें उनको डिलीट करना पड़ जाता है, कुछ चीजें कि क्या किस तरह से इम्पैक्ट करेगा ये गवर्नमेंट को, किस तरह से इम्पैक्ट करेगी वहां के सोसाइटी को। तो ये सारा कुछ देखते हुए यहाँ पे कुछ चीजों को सेंसर करते हैं, इसी को बोलते हैं सेल्फ सेंसरशिप, ठीक है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ज्यादातर मामलों में निगेटिव ही देखा जाता है इसको। और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कैसा है वहां पे, मतलब वहां पे जो गवर्नमेंट है किस तरह से मीडिया को इन्फ्लुएंस कर रही है, क्या किस तरह से मीडिया को इम्पैक्ट डाल रही है, कहीं ऐसा तो पॉलिसी नहीं बना रही है जो मीडिया को कंट्रोल करे, मीडिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट करे। वहां पे अगर मीडिया पर्सन्स के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो क्या उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि नहीं उस कंट्री में, या फिर कोई मीडिया पर्सन खुद ही जो है वो देश की इंटीग्रिटी, वहां की सोवरेनिटी और इन सबको डिस्टर्ब कर रहा है, वहां की पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो या फिर डिवीजन ला रहा है सोसाइटी में, तो उसके लिए कोई प्रोविजन है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सारा कुछ देखा जाता है, दोनों साइड से होता है। मीन्स ये नहीं कि मीडिया पर्सन्स कुछ भी बोले और उनको जो है गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
दोनों के लिए प्रोविजंस होना चाहिए, किसी के साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए। तो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कैसा है उस कंट्री का, ये भी देखा जाता है। फिर ट्रांसपेरेंसी, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी। और आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसे, बट स्टिल कर देती हूँ। देखिए, कोई भी कंटेंट में क्या होता है कि कोई मीडिया पर्सन अगर दिखाना चाहे कि ये गवर्नमेंट अच्छी है तो उनकी सारी अच्छी बातें बता देंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात करें तो कोई मीडिया हो सकता है कि वो उन्हें सही साबित करे और कोई मीडिया उन्हें गलत साबित करे कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए न्यूज में। आप दोनों साइड्स को दिखाओ, ये नहीं कि सिर्फ एक ही साइड्स को आप दिखाया जा रहे हो बहुत अच्छा है या फिर बहुत बुरा है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों साइड्स को दिखाओ। तो किसी भी न्यूज का दोनों साइड दिखाना क्या हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया। अब यहाँ पे मैंने फार्मर्स प्रोटेस्ट लिया तो आप इसे गलत वे में मत ले लीजिएगा, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो किसी भी न्यूज की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहां पे, जो मीडिया हाउस है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप जो है क्वालिटी कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, नहीं दिखा पाओगे, लोगों तक नहीं पहुंचा पाओगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं एक कंट्री में कोई न्यूट्रल मीडिया हाउस है, बहुत ही ऑनेस्ट है और वो किसी भी पार्टी को, किसी भी कॉर्पोरेट को सपोर्ट नहीं करता है, तो उसे कोई भी फंड नहीं देगा, है ना। कोई भी उस पर क्यों इन्वेस्ट करेगा जब वो किसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीजें होती है। तो वहां पे अगर उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज ही नहीं है, तो एक टाइम पे जाके क्रैश कर जाएगा वो, है ना। एक टाइम पे जाके वो सस्टेन नहीं कर पाएगा मीडिया हाउस, क्योंकि उसके पास फंड ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी कंट्री में कि अगर वो मीडिया हाउस जो है न्यूट्रल है तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये देखना होता है कि सभी कंट्रीज में जो मीडिया हाउसेज है, क्या उनके पास प्रॉपर जो भी प्रोमिनेंट मीडिया हाउसेज होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं जिनके पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बट स्टिल जो भी मेजर मीडिया हाउसेज हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके पास रिसोर्सेज है कि नहीं। तो ये सारा कुछ जो है वो एनालाइज करते हैं चीजों को, ठीक है। और लास्ट में देखिए, ये नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इन्होंने 1, 2 एंड 3 इनका हमेशा ही मतलब टॉप रैंक रहता है हर चीज में। फ्रीडम इंडेक्स की बात करें या हैप्पीनेस इंडेक्स। और भारत की जो पोजीशन है बहुत ही खराब है, 150 है। पाकिस्तान 145 पे है। चाइना 175 पे है और ये शॉकिंग भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया भी 180 पे है, ये भी अगेन शॉकिंग नहीं है। अफगानिस्तान 156 पे है और रशिया 155 पे। इसके अलावा भी आप लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो लंबी हो जाती इसीलिए मैंने नहीं बताया। जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया इस पूरे वीडियो में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि देखिए, आप लोग अपना फीडबैक देना मत भूलिए प्लीज। आपको अगर वीडियो पसंद है आप डिसलाइक कर दीजिए, और डिसलाइक मुझे विजिबल होंगे, मैं देख पाऊंगी वो डिसलाइक्स। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।